हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 1 हम कर रहे थे। अब 3 पार्ट्स के लिंक्स मैं आपको भेज चुकी थी। तो चलिए आइए चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हैं। यह 4th पार्ट है इस चैप्टर 1 का। तो हमें इस वीडियो में क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, द फर्स्ट यूज़ ऑफ अ चार्ट और अ ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ और चार्ट किसने यूज़ किया था। दूसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट और ग्राफ। अलग अलग प्रकार के चार्ट और ग्राफ कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे हम। हाउ टू चूज़ द चार्ट और ग्राफ। हम कैसे चूज़ करें कि हमें कौन सा चार्ट अपने डेटा के लिए सही रहेगा या कौन सा ग्राफ यूज़ करना है। चौथा पॉइंट है टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा। आपको ध्यान होगा पहली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़े थे। 6 प्रकार के डेटा होते हैं, उसमें एक टाइप था न्यूमेरिक डेटा। तो इसमें हम न्यूमेरिक डेटा के प्रकार पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है वो देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफ। और लास्ट पॉइंट है एक्टिविटी 1 जो रहेगी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा पर। तो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा जब पढ़ेंगे उसी के ऊपर एक एक्टिविटी बेस्ड रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट यूज़ ऑफ अ चार्ट और ग्राफ। पहला उपयोग चार्ट और या ग्राफ का किसने किया था। ग्राफ और चार्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अ स्कॉटलैंड इंजीनियर विलियम प्लेफेयर। इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिली कि एक पर्सन था जिसका नाम था विलियम प्लेफेयर। कौन सी कंट्री का था वो, स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड देश का रहने वाला था और वो क्या क्या प्रोफेशन, उसका क्या काम था, वो एक इंजीनियर था। तो ग्राफ और चार्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अ स्कॉटलैंड इंजीनियर विलियम प्लेफेयर इन 1785। 1785 वर्ष में उसने पहली बार ग्राफ और चार्ट का इस्तेमाल किया था। टू शो द डेटा यूजिंग लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। ये जो 3 नाम हमने आखिरी की लाइन में पढ़े हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट, ये चार्ट के प्रकार हैं। अभी आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें ये जानकारी मिली कि एक पर्सन था विलियम प्लेफेयर, वो स्कॉटलैंड देश का था और वो एक इंजीनियर था, अपने इंजीनियर प्रोफेशन में था। 1785 में उसने सबसे पहले चार्ट या फिर ग्राफ का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। वे हम और अब कौन कौन से टाइप्स प्रकार हैं चार्ट के। पहला लाइन चार्ट, दूसरा बार चार्ट। अभी हम सिर्फ इनके नाम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, एरिया चार्ट, बबल चार्ट, रेडार चार्ट एंड डोनट चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू चूज द चार्ट। चार्ट कैसे चुने। अब हमने इतने सारे नाम पढ़े चार्ट्स के, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस प्रकार का कौन सा चार्ट यूज़ करना है। तो इसका उत्तर है द चॉइस ऑफ अ चार्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा। हमारे पास किस प्रकार का न्यूमेरिक डेटा है। एक तो चार्ट्स के लिए हमारे पास डेटा न्यूमेरिक होगा, तभी हम उसको चार्ट या ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिक डेटा हमारे पास किस प्रकार का है उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि हमने कौन सा चार्ट उसके लिए सही चार्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा कि डेटा के ऊपर निर्भर करेगा, तो टाइप डेटा हमारा किस प्रकार का हो, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा चार्ट यूज़ करना है। तो टाइप हमारे जो डेटा है, जो न्यूमेरिक डेटा है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला डिस्क्रीट डेटा और दूसरा कॉन्टिन्यूस डेटा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, चलिए आइए जानते हैं। डिस्क्रीट डेटा का पहला पॉइंट ये कह रहा है यह डेटा केवल गिना जा सकता है। गिना जा सकता है मतलब आप गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं 1 2 3 4, है ना। और दूसरा पॉइंट कंटिन्यूस डेटा का पहला पॉइंट है यह डेटा केवल नापा जा सकता है, जिसको हम सिर्फ नाप सकते हैं, हम गिन नहीं सकते। मान लीजिए आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं बाज़ार में, ठीक है। तो जब सब्ज़ी खरीदते हैं तो आप ये तो नहीं गिनते कि 1 भिंडी, 2 भिंडी, 3 भिंडी कितनी लेनी है। आप सब्ज़ी वाले को क्या कहते हैं, 1 किलो भिंडी। तो वो क्या करता है, वो नाप के देता है। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, गिनती करके लेते हैं या गिनती करते हैं उसकी, वो होगा डिस्क्रीट डेटा।
ठीक है। और जिसको हम नाप सकते हैं वह होगा कॉन्टिन्यूस डेटा। दूसरा पॉइंट है डिस्क्रीट डेटा में, यह डेटा डेसिमल, दशमलव और फ्रैक्शंस, अंशों में नहीं लिखा जा सकता। डिस्क्रीट डेटा को हम कभी भी आधा करके नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हमने केक काटा, केक जब आपके पास आता है तो आपको क्या दिखता है उसमें कि 1 kg का केक है, लेकिन अब जब आप उसको आधा कर लेते हैं तो हम डिस्क्रीट डेटा जो है वो डिस्क्रीट डेटा को हम आधा नहीं कर सकते, वो पूरा एक गिना जाएगा, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस डेटा को हम डेसिमल और फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, तो इनको हम आधा कर सकते हैं या भागों में बांट सकते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा को। और तीसरा पॉइंट है डिस्क्रीट डेटा का, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक कक्षा में छात्रों की संख्या, तो इसको आप पूरा पूरा गिनेंगे, एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, इसमें आप हाफ नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर दूसरा उदाहरण है एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। अब आपके पास बुक्स हैं, जैसे आपके नॉर्मल बैग में बुक्स होती हैं, तो उसको आप बुक्स को, एक बुक को हाफ नहीं कर सकते। जो बुक है आपके पास या तो 4 होंगी या 5 होंगी, 4.5 बुक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो डिस्क्रीट डेटा होगा। कॉन्टिन्यूस डेटा होगा जिसमें हम आधा कर सकते हैं या हम उसको 4.5, 10.5 ऐसे हम उसको डेसिमल या फ्रैक्शन में कर सकते हैं। जैसे तापमान, टेम्परेचर आप देखते हैं तो टेम्परेचर आपको कई बार लिखता है 26.2 डिग्री सेल्सियस, तो वो 0.2 मतलब वो अपने आप ही डेसिमल या फ्रैक्शन में आ रहा है। या फिर वज़न, जब आप वेट करते हैं तो वेट कभी भी ऐसे कभी फिक्स नहीं आता कि 25 kg, ठीक है। आप आधी किलो सब्जी भी लेते हैं तो भी आपको दुकानदार ½ kg, आधा किलो उसको नाप के देता है, तो उसका वज़न करता है, ठीक है। और सेम आपकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, ऊंचाई या लंबाई एक ही बात के लिए, जैसे आपकी हाइट है तो वो भी आपके डेसिमल में आ जाती है। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है तो हम कौन कौन से चार्ट्स यूज़ करेंगे। 4th पॉइंट में लिखा है कॉलम चार्ट, स्कैटर चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट आर यूज्ड फॉर डिस्क्रीट डेटा। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है जिसे हम गिन सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है, और जिसे हम भागों में नहीं बांट सकते, वैसे डेटा के लिए हम कॉलम चार्ट, स्कैटर चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिसको हम भागों में बांट सकते हैं, तो उस डेटा के लिए हम लाइन चार्ट एंड एरिया चार्ट, ये दोनों चार्ट्स के नाम हैं जो हम कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफ देखते हैं। अब हमारे पास ग्राफ के उदाहरण जो अगर आप रियल लाइफ देखेंगे, तो मान लीजिए अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है अपना स्वास्थ्य, अपना टेस्ट वगैरह कुछ करवाने, वो कहता है मुझे कोई दिक्कत फील हो रही है, आप मेरा टेस्ट करिए। तो डॉक्टर लिखता है कि आप, अगर कोई दिल की बीमारी है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर हार्ट के लिए टेस्ट लिखता है। जब वो हार्ट अपने हमारे दिल के लिए टेस्ट करवाने के लिए लिखता है तो उस टेस्ट का नाम होता है ECG। ECG की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो, E से इलेक्ट्रो, C से कार्डियो और G से ग्राम। तो उस पूरे टेस्ट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG टेस्ट बोला जाता है जो हमारे दिल को चेक करने के लिए किया जाता है। तो जब डॉक्टर्स हम टेस्ट करवाने जाते हैं और हमारे दिल का टेस्ट होता है, तो आप ये साइड में देखेंगे ये कुछ लाइनें सी बनी आ रही हैं, ये ग्राफ ही है, ठीक है, ये एक तरह का ग्राफ ही है। तो हम जब हमारे दिल का टेस्ट होता है तो आउटपुट मतलब हमारी जो मशीन में जो हमारी दिल की धड़कन जैसे चल रही होती है, वो मशीन में ऐसे इसी प्रकार से बनी हुई आती है। तो इसको भी एक टेस्ट ही, इसको एक ग्राफ ही कहा गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ ही होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट एक ग्राफ के रूप में हृदय की कार्यशैली दर्शाता है, हमारे दिल को दर्शाता है कि हमारा दिल कितना स्वस्थ है या अस्वस्थ है, ठीक है। अगला उदाहरण है ग्राफ का, जब भी मतलब कोई भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है या किसी भी अन्य कारण से छोटे मोटे झटके हमें लगते हैं, तो आपको पता होगा कि जब भूकंप आता है तो न्यूज़ में हमेशा आता है कि भूकंप 2.9 रिक्टर स्केल पे था या 7.9 रिक्टर स्केल पे था। मतलब भूकंप कितना छोटा था और या फिर कितना बड़ा था, वो स्केल पे मेजर करके न्यूज़ में हमेशा आता है।
अब वो कैसे मेजर करते हैं, तो फोटो पे देखेंगे साइड में, तो यहाँ पे एक ग्राफ बना आ रहा है ये पहिए के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही धरती हिलती है या भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उस झटके का जो तीव्रता होती है या बल है या कितनी देर तक आया, वो इस ग्राफ पेपर पर नापा जाता है। इस ग्राफ पेपर को पढ़कर बाकी सारी जानकारी हमारे वैज्ञानिक देते हैं कि भूकंप कितना बड़ा था या छोटा था, थोड़ी देर का था, हल्का था या भारी था। तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, अब एक्टिविटी पे आ जाते हैं हम। एक्टिविटी हमें क्या कह रही है, नीचे दिए गए डेटा को डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा में वर्गीकृत करें। अब नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उसमें से ये बताना है कि इसका जो डेटा आंसर आएगा वो डिस्क्रीट होगा या फिर कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसके आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आंसर आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ये 4th पार्ट की वीडियो है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी 5th पार्ट की, उसमें सबसे पहले मैं आंसर डिस्कस करूंगी और अपने आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिखे हुए आंसर से मैच करेंगे कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं और कितने आपसे गलत हुए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 50 मैचों में विराट कोहली की औसत बल्लेबाजी की दर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए विराट कोहली ने 50 मैच खेले, ठीक है। अब उसने जब बल्लेबाजी करी और उससे जितने भी रन बने, तो 50 में औसत मतलब एवरेज आपको पता है, तो 50 मैचों में उसके जो 50 मैचों में उसने रन बनाए उसकी एवरेज कितनी होगी। अब वो जितनी भी होगी वो डिस्क्रीट डेटा होगा या कंटिन्यूस डेटा होगा, मतलब वो भागों में होगा, हो सकता है तो कॉन्टिन्यूस डेटा होगा। अगर वो भाग में नहीं हो सकता, मतलब फ्रैक्शंस या दशमलव में नहीं हो सकता वो डेटा, तो वो डिस्क्रीट डेटा होगा। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 10 मोहल्लों में कुल मकान। तो मान लीजिए 10 मोहल्ले हैं और उनमें से अगर गिनती करनी हो कि टोटल घर कितने हैं, तो आंसर जो आएगा वो डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस डेटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2007 में 12 महीनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान, टेम्परेचर देखना है। 2007 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों में अधिकतम मतलब मैक्सिमम और न्यूनतम मतलब मिनिमम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर कितना था 2007 में। तो ये टेम्परेचर की बात हो रही है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर का एक उदाहरण हमने कहाँ देखा था, डिस्क्रीट में होगा या फिर कंटिन्यूस डेटा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में जून, जुलाई और अगस्त में औसत बारिश। तो अगर हमें बारिश नापनी है तो वो डिस्क्रीट होगी, मतलब जो आंसर आएगा इसका वो डिस्क्रीट होगा या फिर कंटिन्यूस होगा। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इनका आंसर आप कॉपी में नोट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आंसर मैं आपको बताऊंगी, उनसे आप अपने आंसर मैच करेंगे, ठीक है। थैंक यू।